नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। क्या आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लिया है? और क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इलाज पर अस्पताल में जितना खर्च हुआ उसका पूरा पूरा यानी 100% भुगतान आपको मिला या नहीं मिला? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी आईबीएआई ने गुरुवार को एक डेटा जारी किया है जिसमें साल 2022 से 23 के दरमियान हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से होने वाले हेल्थ क्लेम का डेटा जो है वो जारी किया गया है, जो ये बताता है कि किस तरह से अपने ग्राहकों के साथ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां 100% क्लेम देने में बड़ी हेराफेरी कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिन लोगों ने क्लेम किया उनमें से सिर्फ 80% लोगों को क्लेम मिला और जिन लोगों को क्लेम मिला उन्हें सिर्फ 57% का ही भुगतान किया गया। आखिर ये हेराफेरी कैसे की जा रही है, इसे समझने की जरूरत है। जैसे अस्पताल में इलाज का खर्च आपने अगर क्लेम किया है 1 लाख रुपए और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने उसका भुगतान सिर्फ 85,000 रुपए किया है, तो आपको जेब से बाकी के पैसे देने यहां पर पड़ते हैं। 15,000 रुपए आपको यहां पर चुकाने पड़ेंगे। क्या यही सब आपके साथ भी हो रहा है? अगर हाँ, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, अपनी दिक्कतें हमें बता सकते हैं। आपको नंबर हम बताते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर यहां पर है 7303388311। इस नंबर पर आप हमारे साथ जुड़िए और इस तरह की अगर कोई परेशानी आपके साथ भी हुई है तो वो आप हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस मुश्किल वक्त के लिए लोग जो है वो लेते हैं और ऐसे में अगर मुश्किल वक्त में कंपनियां पूरा भुगतान ना करें और आपको वहां पर पैसे की ज़रूरत आन पड़े तो आप क्या करेंगे? ये एक बड़ी समस्या है। इस पर चर्चा करते हैं। नीलेश साठे हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व सदस्य हैं IRDAI के। नीलेश जी, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर खड़ा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां ये क्या कर रही हैं, इस तरह से क्लेम में दिक्कत, इस पर आपके क्या अनुभव रहे हैं, ये भी जरा आप बताइए। हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, उसमें कुछ डिसअलाउड एक्सपेंसेस लिखे ही रहते हैं, हम्म। जैसे सर्जिकल ब्लेड्स, पल्स ऑक्सीमीटर, गॉज, कॉटन, बैंड गैजेट्स, बेडशीट, ग्लोव्स, हैंड वॉश, टिश्यू पेपर, गाउन्स यूज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। इनके एक्सपेंसेस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। ये शुरू में ही लिखा गया रहता है कॉन्ट्रैक्ट में। और कई हॉस्पिटल्स में ये तो खर्चा होता ही है, जैसे कॉटन का खर्चा होगा कहीं जरूरत पड़ी तो ये बिल में तो आता है, मगर इंश्योरेंस कंपनी उसको देती नहीं है। इसका मतलब वो जानबूझ के उसको कम करती है क्या? तो ऐसा नहीं है। दूसरा ऐसा है कि 100 रुपए का क्लेम अगर है तो पूरे 100 रुपए मुझे इंश्योरेंस कंपनी देने चाहिए। ठीक है, देने चाहिए, मगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो होगा वो देने चाहिए। तो ऐसा कतई नहीं होता है कि 100 रुपए क्लेम किए तो पूरे 100 मिल जाएंगे। डिसअलाउड एक्सपेंसेस होते ही है, क्योंकि हॉस्पिटल जब बिल देती है तो उनको तो मालूम नहीं है क्या अलाउड है और क्या डिसअलाउड है, वो तो पूरा बिल देगी। अब बंदे को लगता है कि मुझे 85 रुपए मिले या 80 रुपए मिले, तो मिले तो बाकी पैसा तो उसने भरना ही चाहिए। और 80 रुपए का उसको राहत मिला, ये भी कोई कम नहीं है। हेल्थ लेकिन इसके इंश्योरेंस उसी बारे के में क्या लिए है। बताया जाता है कि ये चीज़ें हैं, ये कवर होती हैं, ये इलाज जैसे बताया नहीं था नहीं, कि इन इलाज के लिए आपको क्लेम मिलेगा लेकिन इन चीज़ों के लिए नहीं मिलेगा, ये जानकारी दी जाती है कस्टमर क्लाइंट्स को? बिल्कुल दी जाती है। और पॉलिसी में भी ये लिखा गया रहता है, मगर हम देखने की कोशिश नहीं जी करते जी। हैं। तो देखना चाहिए कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। मैं हम्म। और एक उदाहरण दूंगा। इंश्योरेंस कंपनीज ने कई हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया हुआ है। जी। तो जैसे समझो ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, हम्म। तो वो हॉस्पिटल कहता है कि हम 2 लाख रुपए तक हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। हम्म। मगर जब हॉस्पिटल बिल देता है तो 4 लाख का देता है, हम्म। और फिर कहता है कि नहीं आपकी तो जरा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। हम्म। मगर इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो टाई अप हुआ है वो तो 2 लाख का ही है, हम्म। तो 2 ही लाख मिलेगा। और ये पहले ही हॉस्पिटल बताती है, कस्टमर को बताती है, बताना चाहिए हम्म। कि 2 लाख रुपया हम देंगे, यानी इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन जो उसके ऊपर लोग का हैं जो है वो वो तो आपको सर, देना वो पड़ेगा। तो मुश्किल वक्त में इलाज के लिए ज़रूरत ना पड़े पैसे की, इसलिए जो है वो इंश्योरेंस खरीदते हैं। मैं ऐसे में कुछ सवाल भी ले लेते हैं यहाँ पर। मुकेश कुमार हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। मुकेश जी, बताइए आपकी क्या समस्या रही है इस सिलसिले में? गुड आफ्टरनून सर, मैं मुकेश बोल रहा हूँ जयपुर जी। से। सर, मेरा एक मेडिकल पॉलिसी था। उस पॉलिसी के 3.5 लाख का मेरा मेडिकल पॉलिसी था और 60+ उसमें टॉपअप पॉलिसी था 3.5 लाख का। मीन्स मेरा टोटल 7.5 लाख का पॉलिसी था सर। अब जब हमें मेडिकल में हमने एडमिट कराया, तो एडमिट कराने से पहले हमने पूछ लिया था
कि कहाँ कौन से हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करा सकते हैं, जिसमें उसका टाई अप था। ठीक है। टाई अप कराते टाइम सर उन्होंने ये बोलना था कि आपका जो मेडिकल पॉलिसी है उसका बेस 1% यानी 1% तक हम आपको रूम रेंट मिलता है आपको नॉन मेट्रो में, और 1.5% मेट्रो में मिलता है। हमने जब उनसे पूछा कि जयपुर मेट्रो में आता है, कस्टमर केयर से एक नहीं 3 बार पूछा हमने, हमारे पास एविडेंस भी अवेलेबल है, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जयपुर मेट्रो शहर में आता है सर। मेट्रो शहर के हिसाब से मुझे 1.5% के हिसाब से रूम मिलता है, तो हमने वहाँ 3.5 के बजाय 7,000 का रूम लिया, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं था सर। तो उनका ऐसा बोलना है, जब हमारा बिल 3.5 लाख का बिल बना सर, तो उसका 50% उन्होंने पूरा डिडक्ट कर दिया, इस ब्याह पे डिडक्ट कर दिया कि आपने 2 टाइम्स का रूम रेंट लिया सर। तो जब हमने उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या आपका रूम रेंट का आधा जो है वो देने से मना कर दिया? सर आधा दिया उन्होंने बोला कि आपने 2 टाइम्स का जो रूम लिया है उसकी वजह से आपका 50% पूरा डिडक्ट हो जाएगा। जब हमने उनसे पूछा कि सर आपके ही कस्टमर केयर ने हमें 3 बार फोन करके बताया कि जयपुर मेट्रो शहर में आता है, तो इट मीन हमें 1.5% के हिसाब से पैसा डिडक्ट करिए आप, चलो पूरा मत करिए, 1.5% के हिसाब से। समस्या पे आपको किसकी गलती नजर आती है और क्या करना चाहिए? जो हॉस्पिटल्स के जो बिल्स रहते हैं ना, वो रूम रेंट को लिंक्ड है। सही है गलत है इस पे हम नहीं जाएंगे। अगर 4,000 रुपए की जनरल वार्ड की रूम ली है, तो जो डॉक्टर विजिट के लिए आएगा वो समझो 500 रुपए लगाएगा। यही अगर डबल बेड की 6,000 की रूम ली है, तो वही डॉक्टर 1.5 गुना लगाएगा, और अगर स्पेशल रूम ली है तो वही डॉक्टर 2 गुना लगाएगा। बिल जो हॉस्पिटल के बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, और इसलिए रूम रेंट कितना एलिजिबल है ये देख के ही हमने रूम लेनी है। कई बार हॉस्पिटल ऐसा करती है कि अगर उसका एंटाइटलमेंट 5,000 का है तो कहती है 5,000 की रूम हमारे पास है ही नहीं, लेना है तो 7,000 की लो। अब बंदे को लगता है कि 2,000 तो एक्स्ट्रा देना है तो दे देंगे, मगर 2,000 एक्स्ट्रा से काम नहीं होता है। 40% ऑफ द टोटल बिल इन्फ्लेट हो जाता है। ओके, एक और सवाल हम ले लेते हैं सर। यहाँ पर ये दामोदर लाल हमारे साथ जुड़े हैं पालम से। दामोदर जी बताइए आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है जी, जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती होने जाता हूँ तो मुझे 25-30 हजार रुपए अलग से देने पड़ते हैं। क्यों? और अभी बीच में एक समाचार आया था उनकी तरफ से कि आपने 3-4 साल जो है क्लेम नहीं लिया है, आपको 60,000 रुपए क्लेम में पॉलिसी में आपको बढ़ा के मिलेंगी। अब जब मेरी पॉलिसी आई है तो उसमें बढ़ा के पैसे आए नहीं है, मैं 4-5 साल से क्लेम नहीं ले रहा हूँ। तो ये जी नीलेश जी, क्लेम ना लेने पर तो पॉलिसी सस्ती पड़ती है ना? हाँ, क्या करते हैं उसमें 2 ऑप्शंस है। एक है जैसे हम कार रिन्यूअल करते हैं और उसमें अगर क्लेम नहीं किया है तो नो क्लेम बोनस का प्रीमियम कम करवा देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये दोनों संभावनाएं हैं, एक तो प्रीमियम कम करें या सम एश्योर्ड बढ़ा के दें। क्या होता है कि 4-5 साल में हमने समझो 5 लाख का बीमा लिया है हेल्थ का, तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं ना इन्फ्लेशन के हिसाब से हॉस्पिटल के। तो ये कई बार लोग ऑप्ट करते हैं कि मुझे नो क्लेम बोनस से प्रीमियम कम करने के बजाय आप मुझे सम एश्योर्ड बढ़ा के दो, क्योंकि 5 साल पहले अगर उसी के लिए समझो 1 लाख खर्च आने वाला है तो अब 1.5 लाख आने वाला है, क्योंकि 5 साल में इन्फ्लेशन बढ़ गया हेल्थ एक्सपेंसेस का। तो अब आईआरडीए ने स्पेसिफाई किया है कि आप ऑन योर ओन सम एश्योर्ड इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। कस्टमर को पूछिए कि आपको प्रीमियम कम करवाना है या सम एश्योर्ड बढ़ानी है, और वो अगर कहता है कि मुझे प्रीमियम कम करा के दो तो प्रीमियम कम करा के दो। आईआरडीए ने ये अब स्पेसिफाई किया है, और इसके आगे कोई इंश्योरेंस कंपनी ऑन इट्स ओन कस्टमर को बिना पूछे सम एश्योर्ड इंक्रीज नहीं कर सकती है। अच्छा नीलेश जी, इससे पहले जो सवाल था वो बड़ा महत्वपूर्ण था, उस पर मैं चाहूंगा आप थोड़ा और स्पष्ट करें कि अगर आपने जो निर्धारित रूम रेंट के लिए आपकी लिमिट होती है क्लेम में, उससे ज़्यादा का रूम ले लिया तो टोटल क्लेम में भी जो है वो कम कर सकती हैं क्या इंश्योरेंस कंपनियां? बिल्कुल, क्योंकि बिल जो बढ़ता है ना वो उसी से बढ़ता है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। ओके, जो मेडिसिन दिए जाएंगे, जो इंजेक्शन दिए जाएंगे, वो भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं रूम का रेंट मैं अपने पास से दे दूंगा, बाकी क्लेम जो है वो इंश्योरेंस दे दे। ये गलतफहमी कस्टमर्स की कई बार होती है कि अगर 5,000 मेरा एंटाइटलमेंट है रूम का और मैंने 7,000 की रूम ली और 10 दिन में एडमिट रहा तो मुझे 20,000 देने पड़ेंगे। मगर 20,000 देने नहीं पड़ेंगे, 20,000 तो देने ही पड़ेंगे, मगर प्रोपोर्शनेटली सारे जो लोड किए हुए एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सर्जन्स चार्ज, रूम के हिसाब से ही आपके खर्चे और जो ट्रीटमेंट है उसकी चार्जेस बढ़ जाते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। एंटाइटलमेंट जितना है रूम रेंट का उतने में ही आप एडमिट होइए। एक और सवाल ले लेते हैं, राहुल हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। जी राहुल बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार।
सर मेरा टाटा एआईजी की पॉलिसी ले रखी थी और मैंने उसके 2 प्रीमियम भरे हैं सर, 2 साल के, और मैंने क्लेम अभी तक नहीं लिया। लेकिन जो मेरा एजेंट था उसने वो जॉब छोड़ के रिलायंस में चला गया, तो उसने कहा अब आप रिलायंस की पॉलिसी का जो भी आपका प्रीमियम बनता है वो कब बनेगा वो भरो, तो उससे मुझे क्लेम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मतलब आपने पॉलिसी चेंज करी है अपनी? अभी की नहीं है सर, मेरा अभी दिसंबर में पूरा होगा। अपने टाटा एआईजी के 2 साल के प्रीमियम भरे हैं मैंने। जी। मेरा इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा जी। कि पोर्टिंग ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अलाउड। पोर्टिंग का मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना अलाउड है, मगर उस कंपनी में जब जा रहे हो तो पुराने पॉलिसी के डिटेल्स देने पड़ते हैं। वो अगर नहीं दी तो उनके हिसाब से तो ये नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके। अगर आपने दिए तो पहली बात तो यह है कि नो क्लेम बोनस का भी फायदा होगा। फिर कई उसमें प्रावधान रहते हैं कि जैसे 4 साल अगर किसी बीमारी से आप त्रस्त हो और वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो भी 4 साल के बाद आपको उसका क्लेम मिलेगा। जैसे किसी को डायबिटीज है और उसने डिस्क्लोज नहीं किया, समझो 3 साल उसकी पुराने इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी है, अब उसने पोर्ट कर दी पॉलिसी, तो 4 साल हो गए वहां। अब अगले साल से उसका डायबिटीज के कारण अगर उसको एक्सपेंसेस हॉस्पिटलाइज करने पड़े तो वो भी मिलेंगे। मगर पोर्ट नहीं की है और सिर्फ नई पॉलिसी ले ली है तो वो कहेंगे भाई फिर से 4 साल आपको रुकना पड़ेगा। तो प्री तो ये डिस्क्लोज जो करना डिजीज बहुत होती जरूरी है है उसके लिए और जो लॉक इन फायदेमंद। होता है उसमें अगर आप पॉलिसी बदलते भी हैं तो भी उसका फायदा आपको मिल सकता है, बशर्ते आप डिस्क्लोज करें कि आपके पास से पहले क्या हिस्ट्री रही है आपके क्लेम की और पॉलिसी की। करेक्ट करेक्ट। ओके, ठीक है। तो ये प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक और सवाल ले लेते हैं नीलेश जी यहाँ पर। प्रदीप बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी प्रदीप बताइए। सर जी, इसमें तो हमारा नंबर नहीं दिखा रहा ना इसमें स्क्रीन पर। प्रदीप आप पूछिए आपका सवाल, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ताबी सुजन जी और ये सर जी साढ़े नमस्कार जी आप दोनों को। जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है। हेलो सर आप सवाल फोन से पूछिए, आपको टीवी पे थोड़ा डिले आवाज मिलेगी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं जी। अच्छा जी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर जी। अच्छा मेरा क्वेश्चन सर ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जो हमें बताती है इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या नहीं होता है जी। तो अच्छा आप ठीक है प्रदीप जी, क्या क्या इंक्लूड होता है क्या क्या नहीं इंक्लूड होता है, इसको लेकर कंफ्यूजन है इनको थोड़ा। ठीक है, नहीं अब आईआरडीए ने ये भी स्पेसिफाई किया है कि आगे चल के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आपको मिलेगी तो एक पन्ने का एक ब्रीफ मिलेगा। इसमें डिटेल्स रहेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, कि कितना मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्या कवर्ड है क्या नहीं कवर्ड है, ये सब ब्रीफ एक पन्ने का पॉलिसी के ऊपर लगा के भेजने के लिए आईआरडीए ने सारे इंश्योरेंस कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसके आगे अगर नहीं आएगा तो आप आईआरडीए के पास शिकायत कर सकते हो। ओके अच्छा नीलेश जी, क्योंकि ये सवाल ऐसे होते हैं कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती है पॉलिसी के बारे में कि क्या क्या उनका असर डाल सकता है उनके क्लेम पर, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी कि किन बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए ताकि आपका जो क्लेम है वो कैंसिल ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए, कोई ऑब्जेक्शन उसमें ना आ जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी। पहली बात तो यह है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि आप अपनी सेहत के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को बताते हो कि मैं स्मोक नहीं करता हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, मुझे कुछ शिकायत नहीं है, ना डायबिटीज है ना बीपी है, उस हिसाब से प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी लेवी करती है। और आगे चल के अगर इंश्योरेंस कंपनी को यह पता चले कि आपको डायबिटीज था या बीपी था, हाइपरटेंशन था, तो फिर क्लेम में दिक्कत आती है। और हमें लगता है अरे बीच बीच में तो कभी कभी शुगर की गोली लेते थे, ऐसे नहीं, अगर ले रहे हो तो बताइए। तो सारा डिस्क्लोज करना बहुत आवश्यक होता है जी। और एजेंट पे मत भरोसा रखो। एजेंट से पूछो कि भाई मैंने जो आपको बताया है वो सब आपने प्रपोजल फॉर्म में लिखा है कि नहीं, और उससे वो प्रपोजल फॉर्म की कॉपी लो, ताकि आगे चल के अगर कुछ हुआ तो आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ मैंने ये तो लिखा था कि मुझे बीपी है। तो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने चाहिए आपको और सारी जानकारी जो है वो डिटेल में साझा करनी चाहिए अगर आप इंश्योरेंस कहीं पे खरीद रहे हैं तो। हरिओम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से। हरिओम जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मेरे कजिन ने जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी LIC से, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी को लेके, और कई सालों तक प्रीमियम दिया गया और उसके बाद
लीवर फेलियर के कारण मेरे कजिन की डेथ हो गई। ओके ओके। फिर जब हमने क्लेम के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने जो है कोई कारण न देते हुए उस क्लेम देने से इनकार कर दिया, है ना। और जो डेथ हुई उसके लिए उस बाबत लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी प्रयास किए थे, लेकिन उसी दौरान उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने जो डेथ का कारण बताया मल्टी ऑर्गन डेथ, ओके, हाँ, ड्यू टू लिवर फेल्योर। और उसके साथ ही उन्होंने एडिक्शन का भी बताया कि लिकर एडिक्शन का, जिस वजह से आपके तो आपका ये कहना है कि बिना कारण बताए जो है उन्होंने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया और ये ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हुई। नीलेश जी, क्या ऑर्गन फेलियर क्रिटिकल इलनेस में आता है? अगर रिजेक्ट किया है तो क्या वजह यहाँ पर हो सकती है, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, उनके पॉलिसी में आता है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, आता ही होगा इसलिए उन्होंने क्लेम किया। मगर बात ऐसी है कि कई बार ये देखा गया है कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जाते हैं तो सारी चीजें डॉक्टर को बता देते हैं कि मैं 10 साल से शराब पी रहा हूँ, कितनी पी रहे हो, एक पौवा पीता हूँ। मगर इंश्योरेंस कंपनी के पास जब प्रपोजल भरते हैं तब कहते हैं कि मैं बिल्कुल टीटोटलर हूँ, मैं ना स्मोकिंग करता हूँ ना तंबाकू खाता हूँ। अब ये केस पेपर जब इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है और वहां दिखता है कि भाई ये तो रेगुलरली शराब पी रहे थे जिसका लिवर पे असर हुआ होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर रिजेक्ट कर सकती है। मगर समझो उनको लेकिन लग रहा यहाँ है, पर सर इंश्योरेंस कंपनी भी तो टेस्ट करवाती है ना बाकायदा पॉलिसी से पहले। नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी। ओके, और सारी टेस्ट तो होती नहीं है। बेसिकली क्या है, मैं वही कह रहा हूं कि आपने ऑनेस्टली बताना चाहिए कि भाई मैं ये, अगर समझो आपने बताया कि मैं शराब पीता हूं, हर रोज 2 पैक पीता, डजंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमा नहीं मिलेगा, हो सकता है 1-2 रुपए ज्यादा लगा के मिलेगा, लोड लगा के। मगर अगर बताना अगर चाहिए। किसी को दिक्कत है यहाँ पर, नीलेश जी को शिकायत है, तो वो कहाँ पर शिकायत करे फिर? हाँ, शिकायत 2-3 रास्ते हैं उसके लिए। एक तो ओम्बुड्समैन करके है, हर स्टेट के लिए ओम्बुड्समैन लगाए हुए हैं। वहां आप कोई फीस न भरते हुए आप उनके पास शिकायत कर सकते हो और उसके लिए वकील की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, और ओम्बुड्समैन के पास जो शिकायतें जाती है, ओम्बुड्समैन ने अगर उसका निर्णय दिया कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये पेमेंट देना चाहिए, उसके खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकती। ओके, मगर समझो आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जा सकते हो, ओके, कस्टमर जा सकता है। मगर इंश्योरेंस कंपनी को यह बाध्य होता है कि ओम्बुड्समैन का जो निर्णय होगा वो निर्णय के हिसाब से उसने पेमेंट देना चाहिए। जी, बहुत तो ये शुक्रिया, ombudsman बहुत शुक्रिया हरिओम जी आपका, विस्तार से, माफ़ कीजिएगा नीलेश जी आपका, बहुत विस्तार से आपने समझाया और काम की सलाह जो है वो लोगों को यहाँ पर दी है। तो देखिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो अपनी सही जानकारी जो है वो आप इंश्योरर के साथ जो है वो साझा करें। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप ओम्बुड्समैन में जा सकते हैं और अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं।